रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है, तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे बहुत सीधी कि जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये भी देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्री से हट जाती हैं, उनकी बेसेस हट जाती हैं, और वहां की जो जीसीसी कंट्रीज है लोकल ट्रेड करना शुरू कर दे विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाएं, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अराक्ची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहां से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसेस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है, जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये एमओयू साइन हुआ है, कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द एमओयू वाज साइन। 23rd जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई होगी कि देखिए अब जो है एमओयू साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा, उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था। वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज़ दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए आप, इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। सरकार को कह रहे हैं आप, मिलिट्री को कह रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री को, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूं। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब।
You see, the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही And हूँ। but governance should be the responsibility of the लेकिन वहां Pakistan. तो पत्ता नहीं हिलता, वहां मिलिट्री के कहे बगैर, आईएसआई के बगैर तो फिर पत्ता नहीं हिलता वहां। ये तो उनका मसला है ना, वो उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर आप ये कह पाएंगे, रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, हाँ। कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन हाँ। उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है। दैट्स इट, इज डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। तो इसलिए वहाँ इतनी गरीबी है कि हर चीज के लिए वहाँ राइट हो जाते हैं, आटे को लेकर, अंडे को लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ, देखिए हाँ। अभी भी ताजा ताजा ईरान से लौटी हूँ, और ईरान ने जो प्रोग्रेस की है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहां की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अभी जैसे सीपैक उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं सीपैक 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सीपैक 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो होगा डेवलपमेंट। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा, उनकी जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह, ये आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो कम नहीं हुई है, वो बड़ी है। इस जंग में और बढ़ी है उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उसे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान, जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ दी GHQ। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग of how the world is changing। अभी एक और खबर छपी है एएनआई में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, एएनआई ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी और ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई। और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है, अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। एएनआई ने भी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूं फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूं, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ईरान को भी देखिए, MOU जो है, MOU को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद MOU। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूं ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।